नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक से। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि ए बी पैरेलल है डीसी वाले एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि ए बी बराबर 2.5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ए ओ बी के क्षेत्रफल और त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हो जाएगा डी, ये सी हो जाएगा, ये ए होगा, ये बी होगा। ये जो है समलंब चतुर्भुज है और इसका जो विकर्ण है वो कहाँ पे प्रतिच्छेदित करती है? ओ पे प्रतिच्छेदित करती है। यहाँ हो जाएगा ओ हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि ए बी बराबर है 2.5 सी डी। क्या है? 2.5 जो है वो सी डी है। ए बी बटा सी डी बराबर हो जाएगा 2.5 यानी 5/2 हो जाएगा। अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में देखते हैं। त्रिभुज जो है ए ओ बी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा कितना? ए बी बटा सी डी, ए बी के स्क्वायर बटा सी डी के स्क्वायर। अब ए बी कितना है? तो ए बी बटा सी डी के 5/2 है, इसको स्क्वायर कर देना है तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 4, यानी हो जाएगा कितना? 25:4। आंसर जो हमारा हो जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा? 25:4 हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या को 2, 3, 5 और 7 से क्रमिक रूप से भाग देने पर क्रमशः 1, 1, 0 और 5 शेषफल प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को क्रमिक रूप से 7, 5, 3 और 2 से भाग दिया जाए तो शेषफलों का योग जो होगा वो क्या होगा, हमें ये बताना है। तो अगर प्रश्न इस तरह कह रहा हो कि किसी संख्या को 2, 3, 5, 7 से क्रमिक रूप से भाग देते हैं तो 1, 1, 0, 5 शेषफल प्राप्त होता है, तो इसे कैसे बनाते हैं? यहाँ पर आप पहले 2, 3, 5, 7 लिख दीजिए और शेषफल जो प्राप्त होता है इसके नीचे 1, 1, 0, 5 है। करना क्या होता है कि इन दोनों को जोड़ना होता है, फिर इससे क्या करना है? गुना करना है। इसे जोड़ना है, इसे गुना करना है, इसे जोड़ना है और इसे गुना करना है और इसे जोड़ना है। आइए देखिए, सबसे पहले 7 + 5 करना है। क्या है? 7 + 5 है, उसमें गुना कितना करना है? तो गुना करना है 5 और उसमें से जोड़ना कितना है? ये जोड़ना है देखिए 0। उसके बाद क्या करना है? उस टोटल को फिर गुना करना है किससे? 3 से। क्या है? 3 से गुना करना है और उसमें जोड़ना कितना है? 1 है। उसके बाद किससे करना है? 2 से गुना करना है। क्या है? 2 से गुना करना है और जोड़ना कितना है? 1 है। अब हमें एक पैटर्न मिल गया। अब इससे निकालना होगा, इस संख्या इससे निकल जाएगा। तो जब इसे कैलकुलेट करते हैं 7, 5, 12, 12 गुना 5 क्या होगा? 60 होगा। क्या है? 60 और गुना 3 अब +1 हो जाएगा और इससे गुना करेंगे 2 और +1, ये टोटल हो जाएगा कितना? 363 हो जाएगा। अब संख्या तो आ गया, लेकिन यदि उसी संख्या को क्रमिक रूप से 7, 5, 3 और 2 से भाग दिया जाए तो शेषफलों का योग क्या होगा? तब 363 संख्या को पहले 7 से भागा देंगे तो शेषफल क्या आएगा? तो कितना? 5 बार में 7 × 5 = 35, 1 हो जाएगा 13, एक बार में लगेगा 7, कितना है इसमें शेषफल बच गया? तो 3, 3, 6 शेषफल। एक शेषफल तो यहाँ बच गया। दूसरा किससे भाग देंगे? क्रमिक रूप से भाग देना। 5 से भागा देंगे किस में देखे? तो ये 51 में। तो कितना हुआ? 10 बार में 50, कितना हो गया? 1 बच गया। अगला जो है 3 से भागा देंगे किस में? 10 में भागा देंगे, 3 से भागा देंगे, 3 × 3 = 9, 1 बच जाएगा। और 3 को फिर किससे भागा देंगे? 2 से। तो ये हो जाएगा 2, 1 और ये। तो यहाँ पर शेषफल कितना बचा? 1 में 6 बचा, इसमें 1 और इसमें 1 और इसमें 1। तो टोटल हो गया 6 + 1 + 1 + 1, 6, 3, 9। आंसर हमारा जो आ गया वो हो गया ए हो गया। यहाँ पर 9 दिया हुआ है तो आंसर हमारा 9 हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है? इस तरह के एक पैटर्न के अनुसार हमें निकालना होगा तो हमारी संख्या निकल जाएगा। उस संख्या में कहता है क्रमिक रूप से फिर से भाग देते हैं। पहले 7 से तो शेषफल क्या होता है? फिर जितना जो हमारा ये भागफल आया उसमें फिर 5 से भागा देंगे तब शेषफल कितना होगा? और ये भागफल को फिर 3 से भागा देंगे तो फिर हमारा जो है भागफल 3 आएगा। फिर इसमें 2 से भागा देंगे और सभी शेषफल को जोड़कर हमें आंसर लाना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 12 वर्षों के लिए एक धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि की 3/5वां भाग है। वार्षिक ब्याज दर क्या है? चलिए, माना कि धनराशि क्या है? P है। अब प्रश्न में कह रहा है SI बराबर कितना है? तो P × 3/5 है।
SI बटा P अगर कितना हो जाएगा तो 3/5 हो जाएगा। अब 3/5 है तो इसको अगर मान ले कि 5x मान लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं, जिससे हमें ब्याज दर निकल जाएगा। ब्याज दर बराबर होता है फार्मूला SI गुना 100 बटा मूलधन गुना समय होता है। क्या है? समय होता है। SI कितना है? 3x गुना 100 हो जाएगा। मूलधन कितना है? तो 5x है। P कितना है? 5x है। और हमारा समय कितना कह रहा है? तो 12 वर्षों के लिए। तो यहाँ इससे 12 से गुना कर दीजिए, काट चाट कीजिएगा, तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वो 5% आएगा। कितना आ जाएगा? 5%। तो आंसर हमारा होगा डी होगा। केंद्र सी पर वृत्त दिया गया है, ए बी और डी परिधि पर बिंदु है, त्रिभुज ए बी सी ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ने कोण ए बी सी ज्ञात करना है, हमें बी का ये कोण निकालना है। तो यहाँ से एक जो है डॉटेड लाइन खींच देते हैं। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि बी सी बराबर सी डी बराबर ए सी। क्या है? क्योंकि वो सब त्रिज्या है तो सब बराबर है। तो कोण बी ए डी बराबर कितना हो गया? तो कोण बी सी डी बटा 2 हो जाएगा, यानी 126 डिग्री बटा 2 हो जाएगा, यानी 63 डिग्री हो जाएगा। क्या है? 63 डिग्री हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? 63 डिग्री जब निकल गया है तो अब त्रिभुज ए सी डी में देखना है। क्या है? त्रिभुज ए सी डी में ए सी बराबर सी डी, त्रिभुज ए डी सी बराबर त्रिभुज में कोण ए डी सी बराबर कोण जो हो जाएगा सी ए डी कितना हो जाएगा? 33 डिग्री हो जाएगा। क्या है? 33 डिग्री। तो कोण बी एस सी बराबर कोण बी ए डी माइनस कोण सी ए डी हो जाएगा। ये 33 डिग्री, तो ये भी जो हो जाएगा वो 33 डिग्री। तो यहाँ पर माइनस अगर हो जाएगा 63 में 33 तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो ये हो गया 30 डिग्री आ गया। 63 माइनस 33 30 डिग्री हो गया। अब पुनः त्रिभुज जो है कितना में? पुनः त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर क्या हो गया? बी सी। तो ये हो जाएगा कोण बी एस सी बराबर कोण ए बी सी बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि 12 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर 7 है, जहाँ 0 से 180 डिग्री तक के ए है, तो कॉट ए का मान जो है वो क्या होगा? तो 12 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना है? 7 है। ये हो जाएगा 12 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉमन लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या है? 7 हो जाएगा। अब इसे लिख सकते हैं क्या है? तो 12 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 7, यानी 10 साइन स्क्वायर ए बराबर 5। तो साइन ए बराबर हो जाएगा √5/10, यानी 1/√2। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? चलिए और इसे आगे सोल्व करना पड़ेगा। तो साइन ए बराबर कितना है? 1/√2, यानी 45 डिग्री है, या साइन 135 डिग्री। तो ए बराबर कितना हो गया? 45 डिग्री, या हो जाएगा कितना? 135 डिग्री। तो कॉट 45, कॉट ए का मान निकाल रहा है। कॉट 45 डिग्री बराबर होता है +-1, या फिर हम कॉट 135 डिग्री को लिख सकते हैं -1, यानी कॉट ए बराबर जो होगा कौन सा होगा? तो +-1 होगा। आंसर हमारा जो है वो डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तिब्बती पठार का सबसे अच्छा उदाहरण है। तिब्बती पठार का सही आंसर हो जाएगा ए, अंतर पर्वतीय पठार। क्या है? अंतर पर्वतीय पठार। तिब्बत पठार मध्य एवं पूर्व एशिया में स्थित है, और इसकी लंबाई जो है वो 2500 किलोमीटर और चौड़ाई जो है वो 1000 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो कितना है? 4500 मीटर है, और यह 25 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जो है वो फैला हुआ है। विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोक गायिका तीजन बाई लोक संगीत की किस विधा की प्रणेता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा पंडवानी। क्या है? पंडवानी विद्या की प्रणेता है। पंडवानी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, जिसका अर्थ है पांडवानी, अर्थात पांडव कथा, यानी महाभारत की कथा। तीजन बाई छत्तीसगढ़ के पंडवानी लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भीकाजी कामा द्वारा खाली स्थान में फहराया गया था। और इसका सही जवाब हो जाएगा कि जर्मनी में कब फहराया गया था? तो 1907 में फहराया गया था। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा। भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल के फ्रांसीसी नागरिक थी, जिन्होंने लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया था।
वे जर्मनी के स्टुटगार्ड में, कहाँ पे, तो ये जर्मनी के स्टुटगार्ड में 22 अगस्त को, कभी कभी डेट भी पूछ लिया जाता है, 22 अगस्त 1907 को तिरंगा फहराने के लिए जो विख्यात है। मैडम भीखाजी कामा ने भारत का पहला झंडा फहराया, उसमें हरा, केसरिया तथा लाल रंग के पट्टे थे तथा 8 कमल के फूल थे जो भारत के 8 राज्यों के प्रतीक थे। वंदे मातरम यह देवनागरी अक्षरों में झंडे के मध्य में जो है वो लिखा था। इस झंडे के सबसे नीचे लाल रंग की पट्टी थी जिस पर सूरज और चांद बने हुए थे। अब यह झंडा पुणे के केसरी मराठा जो है लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा गया है। नेक्स्ट है, किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था? और इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े। आइए देखते हैं। सभी बेड जो है वो मेज है, ये अगर बेड है तो सभी बेड क्या है, मेज है, ये हो जाएगा मेज। उसके बाद कह रहा है कोई भी मेज अलमारी नहीं है, ये हो जाएगा अलमारी, क्या है, अलमारी। अब कुछ अलमारी कबर्ड है, कुछ अलमारी जो है वो क्या है, कबर्ड है, ये कबर्ड हो जाएगा। अब कोई भी कबर्ड मेज नहीं है, ये गलत हो जाएगा। कुछ कबर्ड मेज नहीं है, कुछ कबर्ड जो है वो मेज नहीं है, ये सही हो जाएगा। कुछ बेड अलमारी है, कुछ बेड जो है वो अलमारी है, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा सी, केवल निष्कर्ष सेकंड पालन कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नांकित 4 आरेखों में से 3 किसी तरह से संगत है, एक असंगत है। असंगत आरेख का चयन करना है। तो साफ साफ यहाँ देखने से पता चल रहा है कि सी जो है असंगत है, जो बाहर है सी जैसा क्या है अंदर भी है, लेकिन इसमें देख लीजिए जो बाहर है उसके अंदर जो है डिफरेंस पैटर्न है, तो आंसर हो जाएगा सी। दिए गए विकल्पों में उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं। तो यहाँ देखिए जेड से डी गया है, ये +4 किया गया है, डी से एच किया गया है +4 है, एच से एन किया गया है +6 है, एन से जो अगला किया जाएगा वो +6 किया जाएगा, तो हो जाएगा क्या, टी हो जाएगा, क्योंकि 2 बार +4 तो लास्ट में 2 बार +6। उसी तरह ए से देखिए ई किया गया है +4 है, ई से आई किया गया है +4 है, आई से ओ किया गया है +6 है, ओ से +6 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यू होगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा टी यू और भी हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, उस संख्या का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न को प्रतिस्थापित करती है। 7 + 6 13, 13 + 6 19, और 19 अब प्लस करेंगे तो वो तो नहीं है, उससे पहले हमें रिक्त स्थान दिया हो उसे देखना है। चलिए ऊपर से देखते हैं, 21 से 22 गया है +1 है, 22 से ये कितना जाएगा, तो ये +1 करेंगे तो 23 जाएगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी आ जाएगा। किसी कूट भाषा में आर को 9 लिखा जाता है, सी को 24, ई को 22, उसी भाषा में रेसाइट को कैसे लिखा जाएगा। आर को 9 लिखा गया है, यानी ये जो है वो विपरीत अक्षर लिखा गया है। सी को 24 जो है वो विपरीत अक्षर लिखा गया है, ई के 22 जो है ये विपरीत अक्षर में लिखा जाता है, जबकि आर का जो होता है 18 होता है, सी का 3 होता है और ई का 5 होता था, इसके विपरीत अक्षर लिखा गया। आर ई सी आई टी ई के अगर विपरीत लिखेंगे तो ये हो गया 9, ये हो गया कितना 22, ये हो गया 24, आई का हो गया 18, टी का हो जाएगा 7, आई का हो जाएगा 22। आंसर जो हमारा आ जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो सी आ जाएगा। रोहन की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 6:30 बजे है और घड़ी की सुइयां दक्षिण दिशा की ओर इंगित कर रही है, तो ठीक 24 घंटे बाद मिनट की सुई दी गई दिशाओं में से किस दिशा की ओर जो है वो इंगित करेगी। तो अगर घड़ी की सुइयां 6:30 बज रहे हैं तो छोटी सुई जो होगा वो यहाँ पर अगर 6 है, यहाँ पर 7 है, तो छोटी सुई जो होगा थोड़ा सा यहाँ होगा और बड़ी सुई यहाँ होगा, यानी कितने पे 6 पे होगा। 24 घंटे बाद भी फिर यही होगा, तो किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में ही। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी होगा, क्या है, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्वपोषित है, स्वपोषित है, तो सही आंसर हो जाएगा बी, शैवाल जो है वह स्वपोषित है। शैवालों में क्लोरोफिल पाए जाते हैं और शैवाल पौधों के समान सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात शैवाल जो है वह स्वपोषी होते हैं। और शैवालों का वर्गीकरण जो है क्रिप्टोगैम के थैलोफाइडा वर्ग में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है,
प्रश्न है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति तथा नमन कोण का मान कितना होता है। आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति तथा नमन कोण का मान जो हो जाता है वो 90 डिग्री होता है। नति कोण यानी एंगल ऑफ डीप, क्या है, एंगल ऑफ डीप होगा। आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से सक्रिय तत्व होते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा ए 18। कितना, 18। वर्ग 18 वाले तत्व हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन तथा रेडॉन को अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में पाई जाती है। रेडॉन जो है वो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक मूल कण नहीं है। मूल कण नहीं है तो ये हो जाएगा पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूल कण है, जबकि पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। क्या है, ये प्रतिकण है, किसका है, एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का। निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। प्राकृतिक बहुलक नहीं है तो नायलॉन जो है वो प्राकृतिक बहुलक नहीं है, जबकि ऊन, रेशम और चमड़ा जो है प्राकृतिक बहुलक है। नायलॉन का उपयोग मछली पकड़ने के जाल में, टायर, दंत ब्रश में, पर्वतारोहण के लिए रस्सी आदि बनाने में उपयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। पाई चार्ट में एक परिवार द्वारा मासिक रूप से विभिन्न मदों पर किए गए व्यय और उनकी बचत को दर्शाया गया है। यदि कुल व्यय 84,000 है तो भोजन पर व्यय क्या है, तो भोजन पर कितना है, 35% है। यानी 100% जो हमारे पास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 84,000। इसका 35% ही हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 84,000 बटा 100 गुना 35, कितना हो जाएगा, 29,400। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कितना, 29,400 बी हो जाएगा। एक निश्चित संख्या में 304 से विभाजित करने पर हमें शेषफल के रूप में 43 प्राप्त होते हैं, यानी प्राप्त करते हैं। यदि संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा कि 304 गुना x प्लस कितना, 43, तब हमें वो संख्या आ जाएगा। अगर अब 16 से इसे तोड़ना है 16 के रूप में, तो 16 गुना 19x प्लस 32 प्लस 11 लिख सकते हैं। 32 प्लस 11, तो 32 को और 16 गुनी 2 बार हो जाएगा, यानी 16 कॉमन ले लेते हैं, 19x प्लस 2 प्लस 11। यहाँ शेषफल कितना हो जाएगा, 11 बच जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। यदि ईंट का आकार 25 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है तो 10 मीटर लंबी, 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो ईंटों की संख्या जो है कितनी, तो पहले 10 गुना उसे सेंटीमीटर में बदले तो 100 हो गया, गुना 22.5 गुना 6 गुना इसको भी सेंटीमीटर में बदल दीजिए और भागा दे दीजिए 25 गुना 12 गुना 9 से। जब इसे काट पीट कीजिएगा तो ये हमारा 5000 आंसर आ जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के वेतन में से यदि 15% मकान के किराए पर खर्च किया जाता है और शेष का 25% घरेलू सामान पर, शेष का 25% आयकर के रूप में और शेष 15% कपड़ों पर खर्च किया जाता है, तो उसके पास 10,404 शेष बचते हैं। उसका कुल वेतन ज्ञात करें। माना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का वेतन कितना है, तो ये 400 यूनिट कर लीजिए। क्या है, 400 यूनिट कर लेते हैं। मकान पर किराए पर खर्च कितना है, तो 400 गुना 15 बटा 100 यानी 60 यूनिट खर्चे हो रहे हैं। घरेलू सामान पे 400 में से पहले तो 60 घटा दीजिए और जो बचता है उसका 25%, 25 बटा 100 कितना हो जाएगा, 85 यूनिट। अब बचा कितना था, ये 340 था, तो 340 में 85 फिर घटा दीजिए और उस पर 25% जो घर है आयकर के रूप में खर्च किया गया है, तो ये हो जाएगा 63.75 यूनिट। अब कपड़ा पर खर्च कितना हुआ, कपड़ा पर खर्च हुआ जो 255 बचा था, 340 माइनस 85, 255 माइनस 63.75 कम हो गया, उसमें से 15% जो है वो खर्च हुआ किस पे, कपड़ा पे। क्या है, कपड़ा पे। और हमारे पास जो है उसके पास अब कितना बचा वो देखना है। इतना जब खर्च करते हैं तो ये यूनिट हो गया कितना, 28.6875 यूनिट हो गया। अब शेष कितना बचा है ये देखना है। 255 माइनस 63.75 करेंगे तो 191.25 में खर्चा निकल गया कितना, 28.6875। बचा कितना, तो बचा 162.5
10,625 यूनिट। अब इतना जो हमारा यूनिट बचा है वो कितने के बराबर है, वो 10,404 के, यानी ये बराबर है 10,404 रुपया के बराबर है 162.5625 यूनिट। तो 400 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 400 यूनिट बराबर हो जाएगा 10,404 बटा 162.5625 गुना 400, ये हो जाएगा 25,600 रुपया। क्या है, 25,600 रुपया। तो 400 यूनिट ही हम वेतन माने थे यहाँ पर, तो टोटल कितना हो गया है, तो ये हो जाएगा आंसर 25,600। आंसर हमारा जो है वो ए आ जाएगा। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 2720 है, तो तीसरी और पांचवी संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। तो 5 क्रमागत सम संख्या x प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 बराबर कितना है, तो 2720 है। क्या है, 2720 है, यानी 5x बराबर हो जाएगा 2720 माइनस 20 हो जाएगा। क्या है, 6 4 10 18 2 20, 20 हो गया, यानी 2700 हो गया। x बराबर कितना आ गया, 540। अब कह रहा तीसरी और पांचवी संख्या का योग, तीसरी संख्या कितना है, x प्लस 4, यानी 540 प्लस 4 कितना हो गया, 544। x प्लस 8 यानी 540 प्लस 8 कितना हो गया, 548। टोटल कितना हो गया जोड़ के, तो 1092। आंसर हमारा कौन सा हो गया, ए हो गया। जयपुर में हवा महल का निर्माण खाली स्थान से प्रेरित था, और इसका सही आंसर होगा झुंझुनू के खेतड़ी महल से। जयपुर के हवा महल का निर्माण झुंझुनू के खेतड़ी महल से प्रेरित था। खेतड़ी महल का निर्माण गोपाल सिंह द्वारा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किया गया था। खेतड़ी महल में दरवाजे या खिड़कियों का प्रयोग नहीं किया गया है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में हवा महल का निर्माण कराया था। हवा महल का निर्माण कब हुआ था, तो 1799 ईस्वी में किया गया था। अकबर के काल में फतेहपुर सीकरी में हवा महल का निर्माण किया गया था। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था, और इसका आंसर हो जाएगा लेबर पार्टी। क्या है, लेबर पार्टी। 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में लेबर पार्टी सरकार बनाने में सफलता अर्जित की, और फरवरी 1946 ईस्वी में इटली ने भारत कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की। कैबिनेट मिशन जो है दिल्ली 24 मार्च, क्या है, 24 मार्च 1946 ईस्वी को आया था, और जिसके अध्यक्ष थे कौन थे, तो सर पैंथिक जो है लॉरेंस। क्या है, सर पैंथिक लॉरेंस। निम्नलिखित में कौन सी गर्त यानी समुद्री खाई हिंद महासागर में अवस्थित है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है सुंडा गर्त। क्या है, सुंडा गर्त। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंडा गर्त जावा द्वीप के पास स्थित है। हिंद महासागर में गर्तों की संख्या कम पाई जाती है। हिंद महासागर में स्थित डायमेटिना गर्त सुंडा गर्त से भी गहरा है, और विश्व के सबसे गहरा गर्त जो है वो कौन सा है, तो वो है मेरियाना गर्त। क्या है, मेरियाना गर्त। जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वो कलकत्ता में थे। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा पाकिस्तान अलग देश और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया, जिसे 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित कर दिया गया था। 18 जुलाई 1947 को इस विधेयक पर जॉर्ज 6, ध्यान रखिएगा, जॉर्ज 6 ने हस्ताक्षर किया था। किसने, जॉर्ज 6 ने हस्ताक्षर किया था। अगला है, यदि x बाई की बहन है, x जो है वो क्या है, बाई की बहन है, z बाई की माँ है, z जो है बाई की माँ है। इसके बाद कह रहा है a z का पिता है, a जो है वो क्या है, z का पिता है, a z का पिता है, और b a की माँ है, b जो है वो क्या है, a की माँ है। x का a से क्या संबंध है, x का a से क्या संबंध है, हमें ये संबंध देखना है। तो यहाँ से देखिए, ये एक जो मान लिया कि पुत्र हो या जो भी है, और यहाँ पर रहेगा, फिर उसके बाद और इसकी बहन, तो ये हो जाएगा पुत्री की पुत्री। क्या है, पुत्री की पुत्री या नाती। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा। क्या है, सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथन कह रहा है कि 3 लाल गेंदें 2 हरी गेंदों से बड़ी है। उससे पहले क्या है
कि विभिन्न आकार में रंगों की 10 गेंदें, हरी, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, एक ही रंग के गेंदों का आकार एक समान है। क्या आप सबसे बड़ी से सबसे छोटी गेंदों का क्रम ज्ञात कर सकते हैं? कथन: 3 लाल गेंदें 2 हरी गेंदों से बड़ी है। 3 जो है वो लाल, वो बड़ी है कितने? 2 हरी गेंदों से। 2 गुलाबी गेंदें हैं जो सबसे छोटी है। 2 गुलाबी गेंदें हैं जो सबसे छोटी है, और 2 नीली गेंदें सबसे बड़ी है। 2 नीली गेंदें जो है वो सबसे बड़ी है। हरी पीली से बड़ी है। हरी जो कह रहा है पीली से बड़ी है, यानी यहाँ पर कहीं पे जो हो जाएगा वो पीली हो जाएगा। अब उत्तर ज्ञात करने के लिए कथन कौन सा पर्याप्त है, हमें ये बताना है। तो सभी कथन एक साथ जब करेंगे तो ये पर्याप्त हो जाएगा कि आप सबसे बड़ी से सबसे छोटी गेंदों का क्रम ज्ञात कर सकते। बिल्कुल, नीली, लाल, हरी और पीली, गुलाबी हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। सभी कथन जो है एक साथ होनी चाहिए। 29 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले तारीख प्लस महीना का कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस वर्ष देखना है, तब हमें वो दिन आ जाएगा। तो क्या है, 29 जो है वो जनवरी है, तो 29 प्लस जनवरी का एक कोड है। शताब्दी का कोड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1900 को जो हम शताब्दी को है जो है 0 मानते हैं, प्लस 50 वर्ष हो गया, और उसमें से भी 12 जो है लीप ईयर हो गया। क्या है? 12 लीप ईयर, और वो 7 से हमें भागा दे देंगे, तो हो जाएगा 92/7। यानी शेष जो बचेगा वो कितना बचेगा? 1 बचेगा। क्या है? 1 बचेगा। 1 जो है दिन का कोड के अनुसार रवि का बार का कोड होता है। 1 जो होता है किसका होता है? वो रविवार का होता है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा? रविवार, डी हो जाएगा। 32 के क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति की श्रृंखला को पूरा करेगी। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि आकृति में से सभी आकृति को क्लॉकवाइज घूम रहा है, प्लस माइनस प्लस को एकांतर क्रम में आ रहा है तथा चिन्ह आपस में पलट जो है कर दिया गया है। तो आंसर हमारा सी होगा। श्रीमान जेड जो पूर्व दिशा के सम्मुख है बाएं मुड़ते हैं। जेड हमारा जो है वो पूर्व दिशा की ओर है। क्या है? पूर्व दिशा की ओर है, इधर है, वो बाएं मुड़ते हैं, यानी इधर मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलते हैं। इधर मुड़ते हैं, 5 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचते हैं। फिर वो बिंदु बी पर पहुंचने के लिए बाएं मुड़कर जो है वो 4 किलोमीटर चलते हैं। क्या है? 4 किलोमीटर चलते हैं। तदुपरांत वो दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर की यात्रा करके जो है बिंदु सी पर पहुंचते हैं। सी पर 3 किलोमीटर। पुनः दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। पुनः दाएं मुड़कर जो है वो 10 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और ये डी पर पहुंचते हैं। श्रीमान जेड अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में? प्रारंभिक स्थान से यहाँ थे, लेकिन अब वो इस दिशा में है, यानी ये दिशा जो हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तर पूरब हो जाएगा। क्या है? उत्तर पूरब। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में यदि इसे इस तरह, इसे इस तरह और इसे इतना लिखा जाएगा तो BINE का कोड क्या होगा? तो यहाँ पर कोड के अनुसार हम लिखते हैं। बी का अगर कोड देखा जाए तो 7 है। क्या है? बी का जो कोड है वो 7 है। आई का कोड अगर देखते हैं यहाँ पर तो 8 है। आई का कोड जो है वो 8 हो जा रहा है। एन की अगर हम बात करते हैं तो एन का कोड हो जा रहा है 6। क्या है? 6 हो जा रहा है। और ई का कोड कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। आंसर कौन सा हो जाएगा? वो डी होगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वो पुष्प है। क्या है? पौधों का महत्वपूर्ण अंग जो है वो पुष्प है। पौधों में पाए जाने वाले पुष्प जनन संरचना के लिए महत्वपूर्ण है। पुष्प का जैविक क्रिया पुरुष शुक्राणु और मादा बीजाणु के बीच मध्यस्थता करना है। पौधों की पत्तियां सूर्य के प्रकाश द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही क्रम को निरूपित करता है? तो सबसे पहले मांसाहारी, शाकाहारी, उत्पादक और सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश से उत्पादक, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। न्यूलैंड के अष्टक में तत्वों के बीच आवर्तिता केवल खाली स्थान तक देखी गई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम तक देखी गई थी। कहाँ तक? Ca तक देखी गई थी। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस और एक भूरे रंग का रहस्यमयी गैस बनती है। वह रहस्यमयी गैस कौन सी है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। 2PbNO3 के होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट है, उसे अगर हम हीट करते हैं तो 2PbO + 4NO2 +
O2 बनता है, वही जो NO2 है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सी हो जाएगा। मेंडलीव द्वारा किन तत्वों का नामकरण उसी समूह में उनके पूर्ववर्ती तत्वों के नाम से पहले शब्द एका लगाकर किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को। और ये किया गया था एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम और एक किया गया था एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन। ये हो गया स्कैंडियम और ये हो गया एका एल्यूमिनियम जो हो गया गैलियम, और एका सिलिकॉन जो हो गया वो क्या हो गया जर्मेनियम, क्या है जर्मेनियम हो गया। मेंडलीव ने अपने समय में कितना तत्व को ज्ञात किया था? 63 तत्वों को ज्ञात किया था। एक परिवार का औसत मासिक खर्च पहले 4 माह के दौरान 2500, अगले 5 माह के दौरान 2750 और वर्ष के अंतिम 3 माह में के दौरान 3550 था। यदि वर्ष के दौरान कुल बचत 5500 थी तो परिवार की औसत मासिक आय कितनी थी? परिवार की वार्षिक आय कितना? 4 माह के दौरान 2500, 4 गुना 2500 प्लस 5 माह के दौरान 2750 प्लस 3 माह के 3550। जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 34,400 आ जाएगा। वार्षिक बचत कितना था? वार्षिक जो बचत था वो था 5500, क्या है 5500 था। तो परिवार का वार्षिक आय कितना हो गया? ये दोनों के जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 39,900, यह सालाना हो गया। 39,900 में 12 से अगर हम भागा देंगे तो 3325 रुपया जो आएगा वो मासिक जो है आय हो जाएगा। तो 3325 आंसर जो हमारा हो जाएगा कितना? बी होगा। यदि एक दुकानदार 5 खरीदे 1 मुफ्त पाए की एक छूट योजना की घोषणा करता है तो प्रभावी छूट प्रतिशत कितना होगा? तो प्रभावी छूट प्रतिशत बराबर जो होगा मुफ्त पाए वस्तु कितना है? 1 है, कुल वस्तु कितना है? 5 प्लस 1 है, गुना 100 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 16.67%। आंसर जो हमारा होगा वो बी हो जाएगा। समीकरण 6x प्लस 8y माइनस 48 बराबर 0 के x अक्ष और y अक्ष के बीच अंतःखंड की सबसे छोटी लंबाई कितनी होगी? तो 6x प्लस 8y बराबर क्या हो जाएगा? 48। 6x बटा 48 प्लस 8y बटा 48 बराबर क्या हो जाएगा? y, यानी x बटा 8 प्लस y बटा 6 बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसे अगर x y के फॉर्म में रखते हैं, ये y हो जाएगा x है तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। तो खंड की लंबाई कितना हो गया? √6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर बराबर 10 इकाई आएगा। कितना आएगा? 10 इकाई। आंसर हो जाएगा सी, क्या है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले 2 वृत्त इस प्रकार है कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। अब मान लें कि ये एक है जो है कितना है 20 सेंटीमीटर व्यास का है और ये जो है ये हमारे पास जो आ गया वो 16 सेंटीमीटर व्यास का 2 वृत्त निकाल लिए, क्योंकि इन दोनों के जो बीच की ये दूरी है वो कितना है? ये 13 सेंटीमीटर है और ये जो हमारा हो जाएगा ये है 10 और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि 16 के आधा ही त्रिज्या होता है। जब इन दोनों को यहाँ पर ये दूरी हमें निकालना है, क्या है ये दूरी निकालना है। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, यही हमें दूरी निकालना है। इससे अगर इस तरह परपेंडिकुलर एक डालेंगे तो ये भाग निकल जाएगा, 10 में से 8 चला गया कितना? 2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ओ, इसको पी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं और ये तो बी है ही। ओ पी बराबर कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर है, जो बराबर हो जा रहा है कितना? सी और सी बी के बराबर हो जाएगा, है सी बी के बराबर हो जा रहा है। और ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ए ओ माइनस ओ सी हो जाएगा, यानी 10 माइनस 8 बराबर कितना है? 2 सेंटीमीटर, जो हमें ये निकल के आया है 2 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में निकल जाएगा ए बी बराबर कितना? √13 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर बराबर √165 के √165 हो जाएगा सेंटीमीटर आ जाएगा। आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए, यदि एक वृत्त जिसका केंद्र जो है 2, 3 और रेखा 4x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0 को स्पर्श करता है तो वृत्त की जो है वो त्रिज्या क्या हो जाएगा? तो सामान्य जो एक समीकरण है वो क्या है? वो क्या है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 अगर हो तो त्रिज्या बराबर जो हो जाएगा मोड ax1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी अब बटा हो जाएगा कितना? √a² प्लस b²
हो जाएगा। यहाँ से निकाल देते हैं, ये 4 गुना 2 प्लस 3 गुना 3 प्लस माइनस 7 बटा अंडर रूट 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर मोड में 8 प्लस 9 माइनस 7 बटा 5, ये कितना हो जाएगा 2 इकाई। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान नाम सबसे पहले खाली स्थान द्वारा गढ़ा गया था। सही आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली के द्वारा जो है वो गढ़ा गया था। पाकिस्तान शब्द का जन्म 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्नातक के छात्र चौधरी रहमत अली के द्वारा हुआ। पाकिस्तान देश का जन्म 1947 में भारत के विभाजन के फलस्वरूप हुआ। 1930 ईस्वी में कवि यानी शायर मोहम्मद इकबाल ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो है वो प्रतिपादक किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को खालिस्तान के विरोध में छोड़ दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में छोड़ दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल, क्या है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। और ये डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचली की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल ओ डायर, कभी कभी पूछा जाता है, ओ डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का जो है वो सहयोग किया था, यानी जो मुखबिर था। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जनतों के रचयिता कौन है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा नरसिंह मेहता। कौन है? नरसिंह मेहता गुजराती भक्ति साहित्य के श्रेष्ठतम विभूति थे। नरसिंह मेहता के इतिहास ग्रंथों में नरसिंह मीरा युग नाम से भी जाना जाता है। नरसिंह मेहता को कृष्ण की रासलीला में विशेष लगाव था। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण खालिस्तान द्वारा करवाया गया, और इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां द्वारा करवाया गया था। किसके? शाहजहां द्वारा करवाया। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया था, जो कि ऑप्शन में, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा शाहजहां ने हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि प्लस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ भाग हो तो इतना का मान क्या होगा? काफ़ी आसान प्रश्न होता है, इसे सिर्फ चिन्ह को बदलिए और आंसर निकालिए। आंसर इसका जो हो जाएगा वो 67 हो जाएगा। चलिए कॉमन नंबर प्रश्न पे चलते हैं। करा निम्न में से विषम को पहचानना है, तो आप देख लीजिए, इसका जो ये मिरर इमेज है, इसका मिरर इमेज है, और इसका जो है ये मिरर इमेज नहीं है, और इसका भी ये मिरर इमेज नहीं है। आंसर जो हमारा हो जाएगा ये इसका मिरर इमेज, हाँ ये मिरर इमेज है, ये नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। और डी कौन था? ऑप्शन सी में है। क्या है? ऑप्शन सी में है। तो कॉमन के जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि डी अक्षर को जल प्रतिबिंब दिया गया है, जबकि अन्य सभी आकृति में दर्पण प्रतिबिंब है। 7 शिक्षक ए बी सी डी ई एफ जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं 7 लोग। जी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठे हुए हैं। जी के बाईं ओर, अगर जी है तो बाईं ओर एक व्यक्ति कोई बैठा हुआ है। चलिए, सी और एफ के बीच में केवल ई बैठा हुआ है। सी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में केवल ई बैठा हुआ है, सॉरी ई बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ई दे देते हैं। उसके बाद ए और ए डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ए जो है ए डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एफ और डी एक दूसरे के ठीक बगल में बैठा है। एफ और डी एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे। पंक्ति में बाएं सिरे पर कौन बैठा है? तो बच गया बी, तो बी को बैठा दीजिए। आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में इसको इस तरह लिखा जाता है। ये भी प्रश्न काफ़ी आसान होता है, जब आप इसे हल कीजिएगा तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या है? डी हो जाएगा। क्या है? डी। जानकारी है, इस वर्ष स्कूलों को हाइब्रिड मॉडल अर्थात ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भौतिक पद्धति में संचालित करना होगा। कथन, महामारी के वजह से कई माता पिता अभी भी अपने बच्चों को भारी भीड़ युक्त स्थानों पर भेजने के लिए इच्छुक नहीं है। सामाजिक दूरी मानदंडों के कारण स्कूलों में छात्रों को बैठाने की क्षमता सभी पंजीकृत छात्रों को समायोजित करने हेतु पर्याप्त नहीं होगी। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों जो है संभावित कारण हो सकते हैं। संख्याओं और प्रतीकों को युक्त निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। सभी संख्याएं केवल एक अंकीय संख्याएं हैं। इस व्यवस्था में ऐसी कितनी सम संख्याएं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक आता है? सम संख्या कितनी है जो प्रतीक आता है? तो यहाँ पर चलिए सर्किल करते हैं। एक तो हमारे पास ये आ जा रहा है, एक हमारे पास ये आ जा रहा है, अगर प्रतीक देखा जाए तो एक यहाँ पर आ जा रहा है, इसके बाद आ रहा है @4 के पास आ रहा है। टोटल जो हमारे पास आ गया वो 4 आ गया। कितना? 4। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। एन फेरो यानी टर्न्स और प्रवाही धारा आई वाले किसी परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण खाली स्थान के समानुपाती होता है।
हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी बराबर होता है म्यू नोट एन आई होता है, म्यू नोट एन आई, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। लिंग गुणसूत्र एक्स एवं वाई की खोज किसने की थी, और इसका आंसर हो जाएगा स्टीवेंस एवं विल्सन ने। लिंग गुणसूत्र एक्स एवं वाई की खोज स्टीवेंस एवं विल्सन ने किया था। गुणसूत्र शब्द का प्रतिपादन जो है बाल्डेयर ने किया था। किसने किया था? बाल्डेयर ने किया था। होफ मिस्टर ने सर्वप्रथम ट्रेटोस्केंसिया की पराग मातृ कोशिका में गुणसूत्र की खोज किया था। सटल एवं बाबेरी ने सर्वप्रथम गुणसूत्र की भौतिक संरचना एवं उनके द्वारा आनुवंशिक लक्षणों को परागमन के बारे में बताया था। यानी लिंग गुणसूत्र एक्स एवं वाई की खोज किसने किया? तो स्टीवेंस एवं विल्सन ने। अगला है प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी सल्फेनिक अम्ल। यहाँ पर देखिएगा सल्फोनिक अम्ल भी दिया हुआ है, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा सल्फेनिक अम्ल हो जाएगा। आंसर 58 के हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। यह एंजाइम प्याज के अमीनो अम्ल को सल्फेनिक अम्ल में बदल देता है और साथ ही सल्फेनिक अम्ल साइनप्रोपेथिलियन एस ऑक्साइड में बदल जाता है। कौन सा एक जैविक अम्ल है इसमें से? तो आंसर हो जाएगा ऑक्जैलिक अम्ल। ऑक्जैलिक अम्ल जो है वो जैविक अम्ल है। कार्बनिक अम्ल का जो है सूत्र क्या होता है? H2CO3 होता है, और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। ऑक्जैलिक अम्ल के COOH होता है। कौन सा कथन गलत है इसमें से बताना है, कौन सा कथन गलत है? तब वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ये जो है वो गलत होता है। वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर जो है वो न्यूनतम होता है, इसका उल्टा दिया हुआ है। पृथ्वी की कोणीय गति बढ़ाने से विषुवत रेखा पर जी का मान जो है वो घटता है। एक 8 अंकीय संख्या 99 से विभाज्य है। यदि अंकों में फेरबदल कर दिया जाए तो संख्या हमेशा खाली स्थान से विभाज्य होगा। यानी 8 अंकीय कोई है ABCDEFGH, और वो जो है वो क्या हो जाएगा? 99 से विभाज्य है। 99 से विभाज्य है यानी 11 से विभाज्य होगा और 9 से विभाज्य होगा। अब 9 के विभाज्य के नियम क्या है? क्योंकि अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा, तो अब अंकों को उलट पलट भी कीजिएगा तब भी उसका अंकों का योग क्या होगा? 9 से विभाज्य ही होगा। तब वो संख्या जो है वो 9 से विभाज्य होगा। आंसर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 है। एक दुकानदार इसे 10% और 20% के 2 क्रमागत छूटों पर खरीदा। उसने परिवहन पर 68 रुपया खर्च किया और वस्तु 600 रुपया में बेच दिया। उसकी लाभ या हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो 2 क्रमागत छूट पे वो खुद ही खरीदा है, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमें ये निकालना होगा। तो 600 गुना 90/100 गुना 80/100 कितना हो जाएगा? 432 रुपया। लेकिन परिवहन पर उसे खर्चा कितना हुआ है? तो उसे खर्चा हुआ है 68 रुपया। तो क्रय मूल्य टोटल कितना हो गया? जो नया क्रय मूल्य हो गया तो 432 और प्लस 68 हो गया 500 रुपया। अब विक्रय मूल्य कितना हुआ? तो इसे बेचा 600 रुपया में, तो लाभ कितना हुआ? 100 रुपया का। लाभ प्रतिशत जो हो जाएगा लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना हो? 500। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये बी बचे 100 हो गया, यानी 20% का इसे लाभ हुआ। आंसर हो जाएगा सी। एक बस चालक को 240 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में पूरी करनी है। यदि वह अपनी यात्रा के पहले 3 घंटों में औसतन 40-70 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है तो उसे आखिरी अंतिम घंटे में किस चाल से यात्रा करना होगा? तो 70 गुना 3 अगर हम कर देते हैं तो कितना हो गया? 210 किलोमीटर तो ऑलरेडी चल चुका है। अब बचा कितना? 30 किलोमीटर। तो उसे 30 किलोमीटर पर आवर के औसत चाल से चलना होगा। आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए पाई चार्ट दिया हुआ है। इन पाई चार्ट में स्कूल लीडरशिप के लिए चुनाव लड़ने वाले 4 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त वैध मतों की कुल संख्या का निरूपण करता है। डाले गए वैध मतों की कुल संख्या कितना है? 720 है। यानी 360 डिग्री बराबर कितना है? 720 है। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 720/360 यानी 2। अब कह रहा है कि किसी भी उम्मीदवार को प्राप्त मतों का न्यूनतम संख्या क्या है? तो न्यूनतम देखिए 100 डिग्री, 80 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री। तो न्यूनतम 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री गुना 2 हो जाएगा कितना हो जाएगा? 120। आंसर हमारा हो जाएगा डी, क्योंकि 1 डिग्री का मान कितना है? 2 निकाल चुके थे। 2 रैखिक समीकरण x+2y = 15, 4x + 8y = 13 के ग्राफ खाली स्थान जो है होंगे। a1 = 1, b1 बराबर जो हो जाएगा 2, c1 बराबर कितना हो गया? 15।
और उसी तरह A2 बराबर 4, B2 बराबर हो गया 8 और C2 बराबर कितना हो गया 13 हो गया। यहाँ से कहाँ हो गया, ये A2 हो गया, ये हो गया B2 C2 A1 B1 और ये क्या हो गया A1 B1 या C1। हमें क्या करना है कि A1 बटा A2 बराबर 1/4, अब B1 बटा B2 बराबर क्या हुआ, ये भी 1/4 आया, C1 बटा C2 बराबर क्या हो गया 15/13। यहाँ पर क्या है A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 और ये बराबर नहीं है C1 बटा C2 से। तो ये हमारा जो दो बराबर है तो समीकरण के ग्राफ जो है समानांतर होंगे। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल खालिस्तान राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है। गोदावरी नदी भारत के सबसे लंबी नदी है। अब भारतीय प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान को कहा जाता है। भूटान का राजतंत्र हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा और महत्वपूर्ण देश है। भूटान का स्थानीय नाम या प्राचीन नाम जो है डुगयुल है। क्या है, डुगयुल है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और मुद्रा जो है वो नगुल्ट्रम है। कई बार ये भी पूछा जाता है, मुद्रा जो है ये क्या है, नगुल्ट्रम है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा सी 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में 1993 में स्थापित हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। 17वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया। अनु एक 7 मंजिला इमारत में किसी एक मंजिल पर रहती है। ठीक, इमारत की प्रत्येक मंजिल को इस प्रकार क्रमांकित किया जाता है कि सबसे निचली मंजिल को क्रमांक 1 दिया गया है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 किया गया है, और सबसे ऊपरी को 7 किया गया। वह सब क्रमांक वाले किसी मंजिल पर नहीं रहती है, यानी वो न तो 2 पे रहती है, न 4 पे रहती है, और ना ही 6 पे रहती है। जिस मंजिल पर वह रहती है उसके ऊपर कम से कम 2 मंजिल है, उसके ऊपर कम से कम 2 मंजिल है और उसके नीचे कम से कम 2 मंजिल है, यानी नीचे भी 2 मंजिल और ऊपर भी कम से कम 2 मंजिल है। तो अब उससे पता चल गया कि या तो 5 पे रहती है या 3 पे रहती है। आगे पढ़ते हैं। उसके और सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहने वाले उसके मित्र की मंजिल के बीच कम से कम 2 मंजिलें हैं। अनु किस मंजिल पे रहती है, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो अनु 3 पे रहती है। क्या है, 3 पे। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है, बी। एक निश्चित कूट भाषा में टीचिंग को इस तरह लिखा जाता है, टेंडेंसी को इस तरह लिखा जाता है, तो सिंबॉलिक को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आइए देखते हैं कि टी से को जी लिखा गया है और ए को जेड लिखा गया है। यहाँ से ही पता चल जा रहा है, और ई को भी, कि सब विपरीत मान लिखा गया है। क्या है, विपरीत मान। तो सिंपल सा सिंबॉलिक को जो है हम लिख देंगे विपरीत। एस का विपरीत होगा एच, बाई का बी होगा, एम का एन होगा, बी के जो होगा वो बाई होगा, ओ के एल होगा, एल के ओ होगा, आई के जो है वो आर होगा और सी के एक्स होगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नांकित वेन आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। कितने स्वयंसेवी जो है, स्वयंसेवी पर्यवेक्षक भी होना चाहिए, यानी त्रिभुज के अंदर भी आना चाहिए। तो ये हमारा पर्यवेक्षक है, लेकिन वे ना तो दानदाता है, यानी दानदाता में ये नहीं, पर्यवेक्षक में तो आना चाहिए, लेकिन ना तो वो दानदाता है और ना ही फील्ड वर्कर है। तो दानदाता तो ये पूरा हो गए फील्ड में। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पर जब पर्यवेक्षक की अगर बात किया जाए तो हमारा इसी में होना चाहिए, और ये सब जो है वो दानदाता में आ रहा है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। यदि शब्द रूबल में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले स्वर में बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले अक्षर में बदल दिया जाए, तो नए बने शब्द में बाएं से दूसरा कौन सा अक्षर होगा। आर यू बी ए एल को बदला जा रहा है, ये एस हो जाएगा, ये ए, ये सी, ई और ये एम होगा। तो कह रहा है कि नए बने शब्द में बाएं से दूसरा जो कौन हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा, सी हो गया। एक निश्चित
कुट भाषा में गार्ड को इस तरह लिखा जाता है, क्लोब को इस तरह, तो हॉर्स को क्या लिखा जाएगा? GAURD को लिखा जाता है LD/TE। G+5L हो जाएगा, A+3D हो जाएगा, U+4Y हो जाएगा, R+2T हो जाएगा और D+1 जो है वो E हो जाएगा। यानी +5 +3 +4 +2 और +1 है। उसी तरह यहाँ भी किया गया है, C+5H किया गया है, L+3O किया गया है। तो हम उसी पैटर्न पे HORAC को कर सकते हैं। H को +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये M होगा। O को +3 करेंगे तो R होगा, R के +4 करेंगे तो V होगा, S के +2 करेंगे तो U होगा और E के +1 करेंगे तो F होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो A होगा। नेक्स्ट है कथन, कुछ कॉस्ट जो है वो चारकोल है। ये जो हो जाएगा क्या है? कॉस्ट, और ये हो जाएगा चारकोल। क्या है? चारकोल। उसके बाद कह रहा है कि कुछ पेट्रोल डीजल है। ये होगा पेट्रोल, कुछ पेट्रोल जो है वो डीजल हो जाएगा, ये हो जाएगा डीजल हो जाएगा। और सभी डीजल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जीवाश्म। सभी डीजल जो है वो जीवाश्म हो जाएगा। कुछ पेट्रोल जो है चारकोल है, कुछ पेट्रोल चारकोल है, गलत है। कुछ जीवाश्म जो है वो पेट्रोल है, कुछ जीवाश्म जो पेट्रोल है, बिल्कुल सही। कुछ कॉस्ट जो है वो डीजल है, गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा केवल निष्कर्ष सेकेंड पालन करता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? बताना है कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। डेंगू बुखार एर्बो वायरस से, बिल्कुल सही है। प्लेग यर्सिनिया फेस्टिस से, ये भी सही है। सिफिलिस सुजाक टाइचुरिस टाइचुइरा से, ये जो है वो गलत है। क्या है? गलत है। मलेरिया प्लाज्मोडियम बाइबैक्स से, ये सही है। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। आयोडीन टिंचर निम्न में से किसका 1 बिलियन है? तो एल्कोहल, पोटेशियम आयोडाइड तथा जल पे आयोडीन का 2 से 3% घोल होता है। आंसर जो हमारा हो जाता है कौन सा? डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। मान लीजिए कि एक मानव बाल की मोटाई 30 माइक्रोमीटर है। यदि रेशमी इसे देखने के लिए 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का उपयोग करती है, जिससे निर्मित बाल के प्रतिबिंब की मोटाई 60 सेंटीमीटर है, तो बाल को दर्पण के सामने खाली स्थान की दूरी पर जो है वो रखा गया है। माना कि बाल की मोटाई कितना है? तो 30 माइक्रोमीटर यानी 3 × 10⁻³ सेंटीमीटर है। F कितना है? तो -25 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की मोटाई, प्रतिबिंब की जो है मोटाई ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। M बराबर जो है -V/U यानी 60/3 × 10⁻³ सेंटीमीटर। V बराबर -2 × 10⁻⁴ माइक्रो सेंटीमीटर। 1/F बराबर हो जाएगा 1/V + 1/U। 1/-25 बराबर 1/-2 × 10⁴ जो है U + 1/U हो जाएगा। इसे और सिंपल करेंगे तो 1/-25 बराबर 1 - 2 × 10⁴ बटा -2 × 10⁴ U। और इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 1/-25 बराबर हो जाएगा कितना? -1,999 हो जाएगा। अब बट्टा एक और 9 हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा 2 × 10⁴ U हो जाएगा। जब इसे हल करेंगे तो और हो जाएगा 25 बराबर -2 × 10⁴ U। अब बटा हो जाएगा 19,999। U का मान जो आएगा -25 सेंटीमीटर आएगा। क्या है? 25 सेंटीमीटर। आंसर जो हमारा होगा वो डी होगा। किसी वस्तु को एक 2.0 D क्षमता वाले लेंस की मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब खाली स्थान होगा। तो वो होगा आभासी और सीधा होगा। क्या है? आभासी और सीधा बनेगा, क्योंकि P बराबर जो दिया हुआ है वो 2D है। F बराबर होगा 100 सेंटीमीटर बटा P यानी 100/2 यानी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। U बराबर -10 सेंटीमीटर है, तो 1/F बराबर 1/V + 1/U। तो 1/50 बराबर 1/V + 1/-10। यहाँ से हो जाएगा V बराबर 8.33 सेंटीमीटर, आभासी और सीधा। एक क्षार चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में किस प्रकार की होगी? तो ये हो जाएगा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होगा।
एक नौका धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में कर सकती है। यदि स्थिर जल में नौका की चाल 13 किलोमीटर पर घंटा है तो धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर की यात्रा यह कितने समय में तय करेगी। तो नौका धारा के अनुकूल जो चाल है वो 60/4 कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर है। अब स्थिर जल में कितना हुआ, 13 किलोमीटर पर आवर, यानी धारा की चाल यहाँ से निकल गया तो धारा की चाल जो हो जाएगा वो 15 - 13 बराबर 2 किलोमीटर पर घंटा है। अब धारा के प्रतिकूल जाने में समय कितना है, तो 30/13 में से 2 तो एक घटाना होगा, यानी 30/11 यानी 2.8/11 घंटे लगेंगे। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 2000 और 2020 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 8 से विभाज्य है, तो 8 से विभाज्य वाला तो 2000 के बाद से 2008 आएगा और 2000 कितना होगा, 16 आएगा। आंसर जो हमारे हो जाएगा वो 2 संख्या है, डी हो जाएगा। cos x + y माइनस sin x - y प्लस tan 2z का मान ज्ञात करना है। क्या है, ज्ञात करना है। तो इसे सिंपल तोड़ देते हैं, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y माइनस sin x इंटू cos y माइनस cos x इंटू sin y प्लस 2 tan z बाई 1 माइनस tan स्क्वायर z। क्या है, tan स्क्वायर z। तो ये हो जाएगा cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y माइनस sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y प्लस 2 tan z/1 माइनस tan स्क्वायर z। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है, ए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:4 है। उनकी आयु को दर्शाने वाले संख्याओं का गुणनफल 1372 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो माना कि पिता की आयु क्या है, पिता की आयु जो है वो कितना है, 7x वर्ष है। अब पुत्र की आयु कितना हो गया, पुत्र की आयु हो गया 4x वर्ष। प्रश्नानुसार 7x गुना 4x बराबर कितना होगा, 1372। 100 स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 49। क्या है, 49। x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। तो पिता की आयु कितना हो गया, 49 वर्ष। और पुत्र की आयु कितना हो गया, 28 वर्ष। और 8 वर्ष बाद का अनुपात क्या होगा, तो 49 + 8 अनुपात जो हो जाएगा 28 + 8 यानी 57:36 यानी 19:12। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 250 लोगों के एक समूह में 40% पुरुष और 60% महिलाएं हैं। यदि समूह में 30 और महिलाएं शामिल हो जाती है तो नए समूह में महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा। तो पुरुषों व्यक्तियों की संख्या बराबर जो हो जाएगा कितना, 250 गुना 40/100 बराबर 100। महिलाओं की संख्या कितना हो जाएगा, 250 गुना 60/100 बराबर कितना हो जाएगा, 150। 30 महिलाओं को शामिल होने पर महिलाओं की संख्या कितना हो गया, 180 हो गया। कुल व्यक्तियों की संख्या कितना है, 250 + 30 कितना हो गया, 280। महिलाओं के 20% 180 है कितना में, 280 में, बस हम इसे निकालेंगे तो हो जाएगा 64.29%। आंसर हो जाएगा सी। क्या है, सी। अगला प्रश्न है, के किस मान के लिए समीकरण kx² + kx + 1 बराबर -4x² - x के वास्तविक व समान मूल होंगे। तो यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है, इसे लिख सकते हैं kx² + 4x² + kx + x + 1 = 0। अब x² को एक जगह कर दीजिए, ये हो जाएगा k + 4 + x कर देते हैं k + 1 + 1 = 0 होगा। अब वास्तविक व समान मूल के लिए क्या होगा, d बराबर 0 होगा। अब d बराबर क्या होता है, तो b² - 4ac = 0 यानी k + 1 के स्क्वायर -4 गुना k + 4 × 1 = 0। इसे और हल करेंगे, k² + 2k + 1 - 4k - 16 = 0। तो ये हो जाएगा k² - 2k - 15 = 0। इसे लिख सकते हैं k² - 5k + 3k - 15 = 0। यहाँ से हमें क्या है, k का मान निकाल लेते हैं। k बराबर 5 आएगा और -3 आएगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 86 के बी हो जाएगा। 2 के पावर 10 - 3 के पावर 10 बटा 5 के पावर 10 बटा -6 के पावर जो है वो 10 को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा, हमें ये बताना होगा। तो आप इसे कर सकते हैं किस तरह
कि 2 के पावर 5 के पावर 2 माइनस 3 के पावर 5 के पावर 2 बटा 5 के पावर 5 बटा 2 माइनस 6 के पावर 5 बटा 2 है। इस तरह आप इसे तोड़िएगा तो ये एक धनात्मक परिमेय संख्या में आएगा। आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 तक में भारतीय राज्यों के राज्यपाल के संदर्भ में सत्कथन चुनना है। तो बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है, बिल्कुल सही। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, सही है। उड़ीसा का राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति, ये भी सही है। तो आंसर होगा एक से अधिक। 31 अगस्त 2024 तक के कार्यकाल के लिए 22वां विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऋतुराज अवस्थी को। क्या है? ऋतुराज अवस्थी को। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23वें विधि आयोग का गठन की मंजूरी दे दी है, जिनका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। आर वेंकटरमणि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं और पहला विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बनाया गया था। किस भारतीय को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा माधव गौडगिल को। किसे? माधव गौडगिल को। सितंबर 2024 में हल्के टैंक जोरावर लाइट टैंक का सफल ऑटोमोटिव परीक्षण करने के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है? और इसका आंसर हो जाएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। यदि 3 जनवरी 2006 को मंगलवार है तो 15 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो 3 जनवरी 2010 तक सभी हमें निकालना है। तो उसमें क्या हो जाएगा? एक तो पहले मंगलवार जो हो जाएगा, मंगलवार तो था ही, प्लस 4 साल हो गया, प्लस 1 लीप वर्ष हुआ। ठीक है। उसके बाद 3 जनवरी तक ये निकाले थे 2010 तक, और उसके बाद 15 जून तक देखना है। क्या है? 15 जून 2010 के सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो 3 जनवरी तो पूरा जनवरी, 31 माइनस 3 कितना हुआ? 28 दिन। फरवरी भी 28 दिन का होगा। 2010 जो है वो 28 दिन का होगा। मार्च की अगर बात करें तो वो 31 दिन का होगा। अप्रैल 30 दिन के, मई 31 दिन के, और जून जो है वो 15 दिन के। इसमें देखते हैं ये 0 है, शेषफल इसमें भी 0 आएगा, इसमें 3 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 3 आएगा, इसमें 1 आएगा। तो 3 3 6 2 8 1 9 दिन। 9 शेषफल को फिर से 2 शेषफल आएगा, और यहाँ पर 4 1 5 2 7 था। यहाँ पर क्या हो रहा है? मंगलवार प्लस 4 प्लस 1 को अगर हम कर रहे थे तो हमारा जो दिन आ रहा था वो क्या है? मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर रविवार, यानी आज जो आ रहा था रविवार, रविवार प्लस 2 दिन और, तो सोमवार मंगलवार। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो मंगलवार हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है असमान पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 3x5 को 4u3 2r4 ये किस तरह लिखा हुआ है उसी पैटर्न पे हमें देखना है कि असमान इसमें से कौन है। तो 3x5 को क्या है? हम 24 लिख सकते हैं। 3 गुना 5 कितना हो गया? 3 गुना 5 में 3 प्लस 5 कर देते हैं, 5 3 8 हो जाएगा, और गुना 3 से गुना करेंगे तो 24 हो जा रहा है। चलिए इसे देखते हैं। 4u3 को 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7, 7 21 हो गया, ये 21 हो गया, ये 24 हो गया। अगर इसकी बात करते हैं 4 2 6 6 18 हो गया, और इससे अगर हम करते हैं तो 3 दूनी 6 6 12 6 3 2 5 सॉरी 3 दूनी 5 हुआ, 5 गुना 3 कितना हो गया? 15, और 3 1 क्या हो गया? 4, और 4 गुना 3 कितना हो गया? ये हो गया 12। क्या है? 12। तो आंसर हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या हो जा रहा है? वो अगला प्रश्न है असमान पद ज्ञात करना है। अब देखिए 3x5 है, तो 3 प्लस 5 कर देते हैं तो 8 गुना 3 24, 24 जो है वो x का मान होता है, बिल्कुल सही। 4u3 को 4 प्लस 3 गुना 3 4 3 7, 7 गुना 3 21, 21 जो है वो u का होता है, ये भी सही है। 2r4 4 2 6 6 गुना 3 18, r जो है वो 18 का होता है, ये सही है। 3o2 यानी 3 प्लस 2 5 गुना 3 15, 15 जो है वो o का होता है, ये भी सही है। IM3 तो 1 प्लस 3 गुना 3 कितना हुआ? 4 गुना 3 12, 12 जो है m का नहीं है, 13 है। तो आंसर हमारा जो हो रहा है वो D हो जा रहा है। यदि P को भाग को दर्शाता है, Q गुना को, R प्लस को दर्शाता है, S माइनस को, इतना का मान क्या होगा? हल कर लीजिएगा, काफ़ी आसान प्रश्न। आंसर हो जाएगा A। निश्चित कोड में इसे इस तरह लिखा जाता है, उस कोड में ड्रॉप को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ देखिए कि G से जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है? H लिखा गया है, G से H लिखा गया है।
ये जी है, यहाँ पर एच, यानी +1 के अगर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा, ए को लिखा गया है ई, ए को ई लिखा गया है, यहाँ पर +2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, ए का +4 करेंगे तो ई होता है। आर को लिखा गया है ए, तो यहाँ पर जो है +3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया के 9, आर +9 जो करेंगे तो ये आ जा रहा है। इसी तरह बी को जो है आर लिखा गया, ये +4 के स्क्वायर है। बस उसी तरह ड्रॉप को कर देना, DROP, 1 के स्क्वायर ई हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4 भी हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 3 तिया के 9, ओ 9 कितना x हो जाएगा, डी के 16 करना है तो कितना हो जाएगा, f हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी होगा। खाली स्थान एक विद्युत चुंबक का निर्माण होता है, सही आंसर हो जाएगा। मृदु लोहे की कोर के चारों ओर कुंडलित कुंडली के माध्यम से धारा प्रवाहित करने पर जो है विद्युत चुंबक का निर्माण होता है, सी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्षितिज के निकट सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले वायु की मोटी परतों से गुजरता है और पृथ्वी के वायुमंडल में अपेक्षाकृत अधिक लंबी दूरी तय करता है। पहला लाइन है। दूसरा है, क्षितिज के निकट अधिकांश नीले प्रकाश और छोटी तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश कणों द्वारा इधर उधर प्रकीर्णित हो जाते हैं और हमारी आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश अपेक्षाकृत जो है अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग को समझने में मदद करता है? और इसका आंसर जो हो जाएगा, दोनों कथन जो है वो मदद करता है। निम्न में से किस संक्रमण में विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर इसकी कार्य प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं? आंसर हो जाएगा HIV एड्स। क्या है? HIV एड्स। सरीसृपों में संतति का लिंग किस तापमान से निर्धारित होता है? और इसका आंसर होगा वह तापमान जिस पर निश्चेषित अंडा रखा जाता है। एक वस्तु 4 सेकंड में 24 मीटर और फिर 2 सेकंड में दूसरे 15 मीटर की यात्रा करता है। वस्तु की औसत चाल क्या होगा? कुल दूरी 24 + 15, कुल समय 4 + 2 यानी 39/6 यानी 13/2 यानी 6.5 मीटर पर सेकंड। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या है? डी। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 15। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।